हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कुछ हमने लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके साथ ही कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमें कल वाला लॉ में एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ये अभी किस स्टेट में है? ये स्टेट में है रेस्ट की। ठीक है, तो ये रेस्ट की स्टेट में तब तक रहेगा, मतलब अपनी स्टेट को तब तक नहीं चेंज करेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, अगर फोर्स इस पर लगता है तो ये क्या करेगा? अपनी स्टेट को यहाँ से चेंज कर लेगा। ये कि बेसिकली क्या था? हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया हम इस लॉ को बोलते हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है? 2 मिनट, सेकंड या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसके प्रोपोर्शनल होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। याद रखना ये, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर मैं फोर्स को बढ़ाता हूं, ठीक है, फोर्स की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाऊंगा, मान लो कि एक्सटर्नल फोर्स मैंने ज्यादा लगा दिया तो वहां पर चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको। केवल हमें इतना याद रखना है, सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलोगे तो चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है, तो अब मोमेंटम क्या होगा? अब मोमेंटम अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये मूव कर रहा है, इसका कुछ मास होगा और ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। इसी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? मोमेंटम। आया समझ में? मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी। जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन इसी का प्रोडक्ट होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा? मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से यही मोमेंटम तब बढ़ जाता है जब फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब मान लो कि किसी पंखे को, पंखा कोई है, नॉर्मली उसको मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, हाथ से उसको मैं घुमा रहा हूं, तो मैं एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगा रहा हूं। जैसे ही मैं फोर्स उस पर लगाऊंगा तो वो घूमना स्टार्ट होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा? वहां पर धीरे होगा। अब मैं क्या करता हूं? फोर्स को बहुत झटके से लगाता हूं, मतलब फोर्स को यहां पर बढ़ा रहा हूं, फोर्स तेज कर रहा हूं। जैसे ही मैं फोर्स तेज करूंगा वहां पर पंखा क्या होगा? तेजी से घूमना स्टार्ट होगा, मतलब उसका मोमेंटम वहां पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। इससे एक बात और प्रूफ होती है, वो ये कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एट द पॉइंट 0 नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम देख रहे हैं तो वो फोर्स जैसे जैसे धीरे होगा, मोमेंटम वैसे वैसे कम होता जाएगा। ठीक है, आप फोर्स को एकदम से रोकोगे या फिर मोमेंटम को एकदम से ब्रेक करोगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हिट होने वाला है। ठीक है, कैसे? तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि एक हम एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। कौन सा एग्जांपल? कि जब भी कोई क्रिकेटर कैच करता है किसी बॉल को तो वो अपने हाथ को पीछे लेकर आता है। पीछे लेकर आने का रीजन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही वो बॉल आती है तो वो किसी फोर्स से, किसी मोमेंटम से आ रही है, उसको मैं एकदम पॉइंट पे अगर जीरो करूंगा, मतलब वहीं पर रोक दूंगा, तो वो मेरे हाथ में बहुत जोर से लगने वाली है, मतलब बहुत तेजी से हिट करेगी वहां पर। इसलिए मैं हाथ को भी पीछे लेकर आता हूँ। कोई भी कैचर जो रहता है, फील्डर, वो हाथ को पीछे लेकर आता है, जिससे क्या होता है? उसका मोमेंटम वहां पर जीरो नहीं हो रहा, धीरे धीरे फोर्स
फोर्स हम लगाते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसका मोमेंटम क्या होता जा रहा है, वहां पर जीरो होता जा रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी बड़े ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, और वहां पर नीचे दो कंडीशन हम लेते हैं। पहले किसी बड़े ब्लॉक पर कोई आदमी खड़ा है, मान लो कोई भी पर्सन है वो खड़ा है, यहां से अगर वो जंप करता है नीचे की तरफ और यहाँ पर फ्लोर है, तो जैसे ही वो कूदेगा तो फ्लोर से टकराएगा और उसे बहुत तेजी से यहाँ पर लगने वाली है, हो सकता है उसके पैर भी यहाँ पर टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक रेत का टीला बना देता हूँ, सैंड पर जैसे ही वो इंसान गिरेगा तो होगा क्या कि वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धंस जाएगा। मतलब जैसे ही वो फ्लोर की सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोर की सरफेस पर जब वो गिरा तो पॉइंट पर ही क्या होगा, मोमेंटम ब्रेक हो गया। ठीक है, फोर्स वहीं पर क्या लग गया, सबसे ज्यादा फोर्स लगा और वहीं पर उसने मोमेंटम को ब्रेक कर दिया, जिससे कि वो सरफेस इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी कि वो उसको अडैप्ट करती। ठीक है, तो उसी सरफेस पर उसने क्या कर दिया, उसी पॉइंट पर उसने उसका मोमेंटम ब्रेक कर दिया, इसलिए हो सकता है कि इसे सबसे ज्यादा यहाँ पर लगने वाली। लेकिन जब रेत के टीले की बात करते हैं तो जैसे ही वो उसके ऊपर गिरा तो रेत में फ्लेक्सिबल नेचर है, वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंट्रास्ट हुए और उसको कहां लेने लग गए, अंदर। जैसे ही रेत पर वो कूदा तो उसकी सरफेस ने उसको अडैप्ट करा, मतलब नीचे की तरफ खींचा, इसलिए वहां पर मोमेंटम जीरो ना होते हुए धीरे धीरे उसका मोमेंटम क्या हुआ, वहां जीरो हुआ, इसलिए उस इंसान को वहां नहीं लगी। ये कुछ केसेस हैं जो कि बेस्ट एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। ठीक है, अगर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझना है तो हम यही कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, और भी एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ही एक एग्जांपल है, मोमेंटम को हमें एट द पॉइंट ब्रेक नहीं करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे मोमेंटम ब्रेक होता है, धीरे धीरे मोमेंटम वहां पर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की, जैसे कि अगर मान लो कोई बस चल रही है, ठीक है, बस जो चल रही है, मान लेता हूं मैं कि बस कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर बस कुछ इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, अब बस इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, किस डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में। अब मान लो कि बस के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, बस के जो ब्रेक है वो लग ही नहीं रहे। अगर बस के ब्रेक नहीं लगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अब बस नहीं रुकेगी, तो पैसेंजर्स को उसमें से कूदना पड़ेगा। बस की स्पीड क्योंकि इतनी ज्यादा नहीं है, पैसेंजर्स वहां से कूद सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कम भी नहीं है, मतलब तकरीबन बस चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल स्पीड पर बस चल रही है। अब अगर पैसेंजर्स को वहां से उतरना है तो यहाँ पर भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगने वाला है। कैसे ये हम देखते हैं, तो मान लो कि इस डायरेक्शन में बस चल रही है, हमें बस से उतरना है, तो हम इधर डायरेक्शन में उतरेंगे। तीन केसेस लेते हैं, सबसे पहले मैं बस से जंप कर जाऊंगा सीधे। ठीक है, अगर मैं बस से जंप करता हूं तो ये तो हम किस में थे, मोमेंटम में थे, हम क्या है, बस पर फोर्स लग रहा था और हम उसके अंदर थे, बॉडीज है हम उसके अंदर की, तो इसलिए हम उसमें क्या थे, मोमेंटम में थे। जैसे ही हम बस से कूदे तो मोमेंटम वहां पर एट द पॉइंट क्या हो गया, ब्रेक हुआ। ठीक है, फोर्स कहीं और किसी और डायरेक्शन में लग रहा था, हमने किसी और डायरेक्शन में जंप कर दिया, तो वहां पर हमें इंजरी सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, इंजरी बहुत ज्यादा होने वाली है, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हम एकदम बीच में कूद गए। सेकंड केस हम क्या करते हैं, बस इधर चल रही है तो हम पीछे की साइड कूदते हैं। तो इस केस में अगर ऐसा कोई करता है तो वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा पागल है वो, क्योंकि फोर्स किसी अदर डायरेक्शन में लग रहा था, आप मोमेंटम को जीरो ही नहीं कर रहे, आप मोमेंटम को डायरेक्टली नेगेटिव कर रहे हैं। ऐसा समझते हैं, आप फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है, मोमेंटम इधर डायरेक्शन में है, आप पीछे की तरफ कूदे तो यहाँ पर आपने मोमेंटम को ब्रेक ही नहीं किया, आपने मोमेंटम को नेगेटिव कर दिया। तो आप जैसे ही बाहर कूदोगे और जंप करोगे तो एक फोर्स आप पर बहुत तेजी से लगेगा, जिससे कि आप मूवेबल गिर जाओगे। ऐसा समझते हैं, हम वेस्ट के बल, मतलब अगर मैं इधर की साइड कूदता हूं तो मैं नीचे की तरफ इधर गिर जाऊंगा जिधर बस चल रही है। ऐसा समझ में, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी बस चलती बस से ऐसे तो उतरना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हम उतर रहे होते हैं तो हमें धीरे धीरे बस की डायरेक्शन में ही उतरना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बस से जब लोग उतरते हैं तो वो बस जिधर चल रही होती है उधर की साइड जंप करके थोड़ी थोड़ी दूर भागते हुए क्या करते हैं, वो
उधर नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में बस ट्रैवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में अगर कोई चलते हुए कूदता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से जंप करेंगे, लेकिन क्या किधर डायरेक्शन में, जिधर बस ट्रैवल कर रही है उधर डायरेक्शन में, और धीरे धीरे रुकेंगे, एकदम पॉइंट पर जंप करके वहीं पर रुक नहीं जाएंगे, हम चलते हुए वहां पर क्या करेंगे, कूदेंगे, जिससे हमें इंजरी भी कम होगी और मोमेंटम भी स्लोली वहां पर क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। तो ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम बढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो बहुत शॉर्ट सा है, 1-2 मिनट का टॉपिक है, तो हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली है क्या। तो हम देख रहे हैं अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम जब भी ये लाइन सुनते हैं तो हमारे मुंह से एक ही पूरी लाइन निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कोड, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम बेसिकली करते क्या है, हम क्या करेंगे, फोर्स क्या करता है, नॉर्मली कभी भी अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसी का एक अपोजिट फोर्स वहां पर लगता है, ठीक है। मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो, उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, तो उस पर नीचे की तरफ भी एक अपोजिट फोर्स उतनी ही क्वांटिटी का एक अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या हो सकता है इसका। तो एक एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पर। मान लो कि हम किसी कार या बस में बैठे हुए, बस नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि बस में हम बैठे हुए, अब बस अभी क्या है, खड़ी हुई, ठीक है, मतलब रेस्ट पोजीशन में। एकदम से बस स्टार्ट होती है, जैसे ही बस आगे बढ़ने लगती है, तो हमें धक्का किधर की तरफ लगता है, पीछे की तरफ, ठीक है। जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो हम कहां टकराते हैं, पीछे सीट से टकराते हैं। इसका मतलब क्या है कि बस पर तो फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है, बस है कोई सी, उस पर फोर्स कहां लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है, लेकिन उस पर पैसेंजर्स जितने भी बैठे हैं उनके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। ये एग्जांपल है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो कि बस चल रही है और एट द पॉइंट वहां पर कहीं वो ब्रेक लगाता है, ठीक है, इंस्टेंट पर अगर ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाया मतलब बस अगर इधर चल रही है, ब्रेक लगाया मतलब इधर से फोर्स लगा जैसे ही, तो सारे जितने भी अंदर पैसेंजर्स हैं वो कहां जाते हैं, आगे की तरफ टकराते हैं। तो इसका मतलब भी यहां पर भी क्या प्रूव हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी बुलेट गन को फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ आती है, क्यों, क्योंकि उसमें से बुलेट निकली है और जो भी पूरी बॉडी है उस पर क्या लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में भी इसका कुछ पोर्शंस पढ़ा था हमने, और 11th क्लास में भी सेम यही लॉ रिपीट किया गया, केवल एक बार रिवाइज करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसके एप्लीकेशंस बड़ी आएंगी। तो यहाँ पर हमने तीनों लॉ ऑफ मोशन देख लिए, ये वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। हम पहले भी, मैं आपको बता चुका हूँ डेफिनेशंस, वेलोसिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते थे। ये नॉर्मल डेफिनेशंस थे। इसके बाद तीनों लॉ हमने पढ़ लिए, यहाँ पर लॉ ऑफ मोशन वाला पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम अगली यूनिट के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू।